है बजट शब्द जो आया है ये बुगेट शब्द से आया है, और बुगेट जो बोला जाता है फ्रांस में पर्स को बोला जाता है, तो वहीं से इसको लिया गया है। और आप जब भी देखें तो हमारे यहाँ जो बजट जारी पहले होता था वो होता था फरवरी के लास्ट डे पर, लेकिन अब क्या हुआ है, फरवरी के जो फर्स्ट डे होता है वहां पे बजट जारी किया जाता है, यानी 1 फरवरी को क्या होता है, बजट जारी किया जाता है। और हमारे देश की के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा, या मेल हो या फीमेल हो, उनके द्वारा जारी किया जाता है। देखो सुबह सुबह 1 फरवरी को 9 बजे के आसपास ये प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और प्रेसिडेंट से क्या लेते हैं, रिकमेंडेशन, साइन लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बजट पेश किया जाता है वो प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से ही लिया जा के सिग्नेचर के बाद ही लिया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह जाते हैं राष्ट्रपति को प्रणाम करने के लिए कि हम बजट लेकर जा रहे हैं शुभ काम करने, नहीं भैया, यहाँ पे हमारे संविधान में लिखा गया है कि इसके लिए राष्ट्रपति का अनुशंसा होना अनिवार्य होता है, कभी बजट पेश करना हो तो। और किस आर्टिकल में है, तो हमारे यहाँ आर्टिकल है 112 आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंतर्गत बजट की व्यवस्था की गई है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब इसमें एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि किस डेट पर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने ये बजट पेश किया था, तो आपको बताना होगा ये कब, 1 फरवरी को अब पेश किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड, तो कितना टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया ये आपको बताना है। तो ये कितना किया गया है, तो ऐसे कैसे याद रखोगे इसको, तो जैसे फोन नंबर याद रखते हो ना, तो वैसे ही याद रखो, ठीक है ना। 450 30 97, कितना, 450 30 97, ऐसे याद कर लो, तो इतना, ठीक है ना, यानी कि 45,03,097 करोड़ रुपए का ये एस्टिमेट किया गया है। तो 45 लाख करोड़ का जो है ये बजट हो गया हमारा। ठीक, चलो आगे देखो, और ये डिजिट याद रखो, लास्ट वाला डिजिट है 3097, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो 45 वाला तो भी याद रहेगा ही आपको, क्योंकि 45 लाख करोड़ का है बजट। 30 97 भी याद रखो, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यूपी पीसीएस में जल्दी, हालांकि ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, एग्जामिनर का मूड है भाई, है ना। हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट इज एस्टिमेटेड, कैपिटल अकाउंट पे कितना एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया है। तो देखो कैपिटल दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और रिवेन्यू अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट पे कितना किया गया है, 10,09,61 करोड़ ये एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किया गया है ना। और व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड इन द बजट, तो इफेक्टिव कितना होगा ये, तो ये आपका 13,70,000। अब इतना सारा डेटा याद नहीं रखना यार, ये सब छोड़ो, ये सब, यही मैं, देखो ये क्लास लेने का मेन पर्पज क्या था कि आपको ऐसे डेटा बहुत सारे किताब में दिखाई पड़ेंगे, ये सब डेटा छोड़ दो, इन सब का जरूरत नहीं, केवल अगर बजट वाला याद रखो एक, और इसके बाद जो मैं बता रहा हूं आपको वो याद रखना है। आपको बहुत सारा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एजुकेट, हेलो श्वेता, हेलो, आइए आप लोगों का स्वागत है, बहुत ही बहुत स्वागत, ठीक है। तो ये दोनों छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, व्हाट आर परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट इन टोटल रिसिप्ट ऑफ द बजट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर परसेंटेज कैपिटल, ये आपका रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, इनका परसेंट क्या होगा। तो देखो भाई, रिवेन्यू का कितना है 58.45% और आपका कैपिटल का है 41.55%। अब ये समझने वाली बात है कि क्वेश्चन यहां से कैसे पूछा जाएगा, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि इंडियन बजट में जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट है, वो कैपिटल रिसिप्ट से ज्यादा है। तो दिखाई पड़ रहा है ना, रिवेन्यू रिसिप्ट इस कैपिटल रिसिप्ट से क्या है, ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर लोग ये रट्टा मार के जाते हैं और इसमें भ्रमित होकर क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, सही करके आने हैं, ठीक है साथियों। चलो आगे हम इसमें बात करें, व्हाट आर परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहां पर देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करो तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 77.77% है, और ये आपका 22.23। तो यहां पर अगर देखें तो जो हमारा डिफिसिट ज्यादातर होता है ना, कहां से फाइनेंस हो पाता है, वो कैपिटल रिसिप्ट से ही होता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत कम 22.23% ही है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट देखा जाए तो 41.55% है। रिवेन्यू वाला काफी गड़बड़ है, मामला डमाडोल है, काफी इंबैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, हाउ मच रिवेन्यू डिफिसिट हैज एस्टिमेटेड।
तो जीडीपी का रिवेन्यू डिफिसिट कितना एस्टिमेट किया गया है, ये वाला नंबर नहीं याद रखना है, परसेंट केवल याद रखना है। 2.9%। जीडीपी का कितना 2.9% रखा गया है। और फीजल डिफिसिट कितना है एस्टिमेट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीजल डिफिसिट, रिवेन्यू डिफिसिट भी याद रख लेना, ठीक है, 2.9%, लेकिन ये फीजल डिफिसिट जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना है 5.9% ऑफ जीडीपी। कितना 5.9% ऑफ जीडीपी। रट्टा मार लो बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से। आगे है ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू कितना मिला, तो इसको याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दो। आगे देखो, व्हाट आर शेयर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द एस्टिमेट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। कुल टैक्स रिवेन्यू में, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कितना 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 परसेंट रहा। तो अगर देखें जो डायरेक्ट टैक्स जो है वो 54.25% और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 45.75%। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा यहां पर कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से कम होता है, ऐसे पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। ज्यादा कलेक्शन कहां से होता है, डायरेक्ट टैक्स से होता है। इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन कम होता है, टोटल जो कलेक्शन होता है टैक्स का उसमें, ऐसे याद रखा जाता है, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। टैक्स टू जीडीपी रेशियो एस्टिमेटेड, तो ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना एस्टिमेट किया गया है 11.1%। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए टैक्स टू जीडीपी रेशियो इस समय कितना एस्टिमेट किया गया है बजट में, तो 11.1% याद रखो। और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी अगर देखा जाए तो डायरेक्ट का 6.0%, इनडायरेक्ट का 5.1%, ऐसे याद रख सकते हो। वो बहुत इजीली है, इजी है, आप याद रख लो इसको। आगे देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सेस अकाउंटिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन एस्टिमेटेड इन द बजट। अब देखो यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है टैक्सेस का। तो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कहां से होता है, जीएसटी से होता है। कहां से, जीएसटी से होता है। फिर कहां से होता है, कारपोरेशन टैक्स से होता है। फिर कारपोरेशन टैक्स है, फिर क्या है, इनकम टैक्स है, और उसके बाद क्या है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, और उसके बाद कस्टम्स। ये आपका घटता हुआ क्रम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। तो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कहां से होता है, जीएसटी से, उसके बाद कारपोरेशन टैक्स, फिर इनकम टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, और उसके बाद कस्टम टैक्स। तो ज्यादातर जो सबसे बताओ डायरेक्ट ज्यादा कलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा है किससे, जीएसटी से। यहां देखो कॉर्पोरेशन इनकम ये सब क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है, इस क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में कलेक्ट किए जाते हैं, इसमें से डायरेक्ट का नंबर बढ़ जाता है। लेकिन आपसे केवल अगर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कौन से किससे सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है, तो क्या बताएंगे, जीएसटी, उसके बाद कारपोरेशन, फिर इनकम। आगे देखो, व्हाट आर परसेंटेज ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू इन टोटल रिवेन्यू रिसेप्ट। तो यहां पर देखो टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यूज में क्या है, तो सबसे ज्यादा टैक्स ही होता है ना भाई, 88.54% क्या है, ये आपका टैक्स है। और नॉन टैक्स क्या होता है, 11.46। नॉन टैक्स में क्या है, जैसे किसी कंपनी से फायदा हो गया, जैसे गेल, भेल, ओएनजीसी से वाली कंपनियां हैं, इनसे जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, नॉन टैक्स होता है। और टैक्स तो आप लोग जो देते हैं, जीएसटी, कारपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपका टैक्स। व्हाट इज द शेयर ऑफ सब्सिडीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो कुल जो एक्सपेंडिचर होने वाला है उसमें अगर कह दिया जाए कि 1 रुपया है ना, तो उसका कितना प्रतिशत 1 रुपए का सब्सिडीज में जाता है, तो कितना जाता है, 7%, ठीक है ना। टोटल एक्सपेंडिचर का कितना, 7% किसमें जाता है, सब्सिडीज। सब्सिडीज दी जाती है सरकार की तरफ से, किसी के भी मूल्य को कम कर दिया जाता है, मतलब कुछ फाइनेंस करती है सरकार अपनी तरफ से, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज शेयर ऑफ फूड सब्सिडी इन द टोटल यूनियन सब्सिडीज। तो देखो फूड सब्सिडीज का शेयर कितना है, 48.96%। तो सबसे ज्यादा सब्सिडी किसमें दी जाती है, फूड सब्सिडी सबसे ज्यादा दी जाती है। व्हाट इज शेयर ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी इन टोटल यूनियन सब्सिडीज। तो 43.44% कौन है, फर्टिलाइजर। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, फूड सब्सिडी है, और उसके बाद कौन सी सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सब्सिडी सबसे ज्यादा दी जाती है, ठीक है ना। तो टोटल कितना बजट का 7% एक्सपेंडिचर का सब्सिडी दिया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी होता है आपका फूड सब्सिडी, और उसके बाद फिर कौन सा सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ऐसे याद रखना है। आगे देखो, इसमें
व्हाट इज शेयर ऑफ पेट्रोलियम सब्सिडी? पेट्रोलियम सब्सिडी का पे बहुत हल्ला मचाया जाता है ना, बहुत सब्सिडी है, ये है वह, सरकार भी बहुत बोलती है कि हमको पेट्रोलियम में सब्सिडी देते हैं। देखो बहुत कम शेयर है ना, 0.56%। आगे है, अब इसको याद रखना रख लो, नहीं याद रखना कोई बात नहीं, लेकिन बस इतना याद रखना कि फूड में सबसे ज्यादा है और उसके बाद फर्टिलाइजर में है। व्हाट इज शेयर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन टोटल एक्सपेंडिचर? तो भारत सरकार सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो करती है वो किसमें करती है? वो इंटरेस्ट पेमेंट में करती है। और कितना परसेंट? लगभग 20% पेमेंट जो करती है किसमें करती है? वो इंटरेस्ट। कई जगह से लोन ले रखा है, उन सबका इंटरेस्ट देना पड़ता है भाई, तो वो सारे इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा जो है भारत को पेमेंट करना पड़ता है, सबसे ज्यादा खर्चा होता है। कितना? 20%। आगे है, विच आर 4 मेजर रिसिप्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? तो सबसे जो 4 मेजर रिसिप्ट होते हैं जहां से प्राप्तियां करती है यूनियन गवर्नमेंट, वो कहां से ये प्राप्तियां करती है? तो कहां से? बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, यानी उधार लेना या अदर जो लाइबिलिटीज है उसमें कितना? 34%। ठीक है ना। इसके बाद टैक्सेस से 17%, जीएसटी टैक्स जो होता है, और फिर कारपोरेशन टैक्स से 15 और इनकम से भी लगभग 15। तो कारपोरेशन और इनकम से लगभग बराबर होता है। ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा प्राप्ति कहां से? टैक्स को छोड़ दिया है, केवल टैक्स कहेगा तो जीएसटी हो जाएगा, लेकिन टैक्स के अलावा अगर कहा जाए तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज हैं, वहां से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो, मतलब टैक्स नहीं, पैसे आते हैं। चलो आगे देखो इसमें, व्हाट इज करेंट ईयर्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू बी एस्टिमेटेड? तो इकोनॉमिक ग्रोथ कितना एस्टिमेट किया गया है भाई बताओ? ये है 7% एस्टिमेट किया गया है ना। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एस्टिमेटेड इन बजट। तो ये बताओ एक्सपोर्ट कितना ग्रोथ रेट होगा इसका? तो ये एस्टिमेट किया गया है 12.5% का ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया गया है। ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज विजन ऑफ अमृतकाल, है ना, आर्टिकुलेटेड इन द यूनियन बजट? अमृतकाल का विजन क्या है? तो विजन देखो क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी विथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस एंड अ रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है ना, तो यह याद रखो। ठीक, चलो ये काफी लंबा चौड़ा है, अपना खुद 2 बार 3 बार पढ़ के इसको याद कर लेना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ओके, आ जाओ। 3 कंपोनेंट, अब यहां पे पूछा जा रहा है 3 कंपोनेंट्स ऑफ अमृतकाल। अमृतकाल के 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो ये भी पूछा जा सकता है कि अमृतकाल के कितने कंपोनेंट बजट में दिए गए? तो 3 कंपोनेंट कौन कौन से? अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ। पहला क्या है? अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ। दूसरा क्या है? ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। क्या? ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। और ये तीसरा है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये तीनों याद कर लो, है ना। ऑप्शन ही तो लगाने भाई, देखो मेंस का एग्जाम आप नहीं दे रहे हो तो इसको रट्टा मारने की नहीं, एक मेमोरी के अंदर किसी तरीके से बैठाना ये जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्या है? अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज सप्तऋषि एडॉप्टेड इन द बजट? सप्तऋषि क्या है भाई? तो ये 7 प्रायोरिटीज दिया गया, अमृतकाल की 7 प्रायोरिटीज रखी गई हैं, उन्हीं को सप्तऋषि नाम दिया गया। अब ये 7 प्रायोरिटीज कौन कौन सी है? तो कौन सी है? अब देखो क्वेश्चन यहां पर कैसे बनेगा ये बता रहा हूं मैं आपको, है ना। क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि बताइए निम्नलिखित में से 7 प्रायोरिटी में कौन सा शामिल नहीं है। अब 7 में से 3 तो दिया रहेगा और एक जो है अलग से रहेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी 7 प्रायोरिटी है। कौन कौन सी? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर रीचिंग द लास्ट माइल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, देन अनलीजिंग द पोटेंशियल, फिर क्या है? ग्रीन ग्रोथ, फिर यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये आपके 7 प्रायोरिटीज है, याद कर लो। नेक्स्ट देखो, याद हो रहा है? देखो जब बजट हमारा लाया जाता है ना, तो आप जानते हैं कि मार्च के आखिरी महीने में कितना बजट रस होता है। लोग जो है भागते हैं, सरकारी जो भी ऑफिसर होते हैं और जो भी कर्मचारी होते हैं भागते हैं कि पैसा खर्चा करो, पैसा खर्चा करो। क्यों? क्योंकि पैसा खर्चा नहीं करेंगे तो जितना पैसा बचा होता है ना वो लैप्स कर जाता है, तो वही सारा पैसा खर्चा कर देंगे।
और अगर पैसा लैप्स हो गया तो अगली बार बजट में वो पैसा कम होके आता है कि आप तो खर्च ही नहीं कर पाए, इसीलिए लास्ट टाइम पे ज्यादा खर्च करते हैं और फिर बढ़ा के मांगते हैं कि इससे भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितना आपने दिया था वो हमने खर्च कर दिया और अब उससे ज्यादा पैसा दो, और जितना ज्यादा पैसा उतना करप्शन का मौका, यही चलता है। ठीक है, चलो आगे बात करें इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय पीएम विकास? पीएम विकास से आपका क्या अर्थ है? तो ये पीएम विकास से पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, क्या है? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसका मतलब है पीएम विकास का मतलब है। ठीक, आगे देखो, फाइनेंस मिनिस्टर नेम्ड मिलेट्स एज, देखो 2023 को मिलेट ईयर मनाया जा रहा है ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? श्री अन्न, क्या नाम दिया है? श्री अन्न नाम दिया हुआ है। ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे देखो, विच इंस्टीट्यूट विल बी सपोर्टेड एज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर श्री अन्न? कौन सा इंस्टीट्यूट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। कहां पर है ये? हैदराबाद में, ये याद रख लेना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है ना, कई सारे जो भी एग्जाम आए। देखो जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर से ही पूछा जाए, ये इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि बताओ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहां पर उपस्थित है? क्या बताओगे फिर? हैदराबाद में है, और क्या बताओगे? चलो आगे, हाउ मेनी न्यू मेडिकल कॉलेज स्टेब्लिश्ड सिंस 2014? कितने नए मेडिकल कॉलेज? तो 157 मेडिकल कॉलेज स्टेब्लिश किए गए हैं, ये आपको याद कर लो। फिर नेक्स्ट देखो, द बजट हैज टारगेट टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय विच ईयर? सिकल सेल एनीमिया को कब तक खत्म करेंगे भाई बताओ? सिकल सेल एनीमिया को देखो, भारत का जो ज्यादातर टारगेट है ना, वो सारा का सारा कहां पर है? 2047 का, क्योंकि 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो 100 साल पूरे होंगे तो फिर ये टारगेट है। ठीक है, तो इसका भी टारगेट एनीमिया को खत्म करने का कब तक है? सिकल सेल एनीमिया का, एनीमिया नहीं, ये सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक, चलो तो इसको 2047 तक। व्हाट इज द हेल्थ एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023? तो हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है? 2.1% ऑफ जीडीपी, है ना, बहुत कम है। हेल्थ पे कम से कम 6% तक का खर्च होना चाहिए, ऐसा माना जाता है, लेकिन देखा जाए तो बहुत कम है। भारत में हेल्थ पर खर्च कितना हो रहा है? केवल 2.1% ही हो रहा है। चलो आगे देखो, हाउ मेनी न्यू नर्सिंग कॉलेज प्रपोज्ड टू एस्टेब्लिश्ड? कितने नर्सिंग कॉलेज? 157। तो यहां देखो भाई, 157 का आंकड़ा लग रहा है कि इनको पसंद आ गया है। मेडिकल कॉलेज भी 157 और जो नर्सिंग कॉलेज भी खोलेंगे वो भी कितना? 157। आगे देखो, What is share of education expenditure for the financial year 2023? एजुकेशन एक्सपेंडिचर कितना है? तो 2.9%। तो हेल्थ कितना है? 2.1 और एक्सपेंडिचर कितना है? 2.9, ऐसे याद रखना है। आगे देखो, व्हाट इज पर्पज ऑफ प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन? तो इसका पर्पज क्या है? तो ये याद रखो, पीवीटीजी, ठीक है ना, टू इंप्रूव सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द, तो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन किसका? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पीवीटीजी का मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, है ना। चलो देखो, अगर अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है तो शाम को 10 बजे मिलो, वहां पर हिंदी वाली आएगी पूरी की पूरी, जितनी भी बजट से लेके सारी चीजें करंट अफेयर, तो वहां पे रात में 10 बजे फिर से ट्यून इन करिए ताकि आपको वो मिलता रहे। ठीक है साथियों, चलो आगे इसमें हम बात करते हैं। हाउ मच मनी हैव बीन एलोकेटेड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24? तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा ना है तो 10 लाख करोड़ रुपए का, 3.3% ऑफ जीडीपी। 10 लाख करोड़ का तो टोटल जीडीपी कितना? 3.3%। आगे देखो, व्हाट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पर्पज इन द यूनियन बजट? तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का क्या है? तो बस सीधी सी बात है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कहां पे? टायर 2 और टायर 3 सिटीज में, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना या कराना। ठीक है, आगे देखो, चलो आगे देखो, विच रेगुलेटरी बॉडी विल मैनेज यूआईडीएफ?
तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा होगा? तो भाई नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा होगा। ये याद कर लो, इंपॉर्टेंट है कि ये जो UIDF को कौन मैनेज करेगा? ये नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा इसको मैनेज किया जाएगा। आगे आगे है विवाद से विश्वास 2 स्कीम सेल डील विथ विच केसेस। तो विवाद से विश्वास ये किसमें डील करने वाला है? ठीक है ना, इजियर सेटलमेंट ऑफ कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो इनका जो कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए विवाद से विश्वास 2, ठीक है ना। तो विवाद से विश्वास 2 ये चलाया गया है। याद रखिएगा कि ये सेटलमेंट के लिए है, किसका? गवर्नमेंट और आपका गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, इनसे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उससे रिलेटेड है। व्हाट इज द विजन फॉर लाइफ गिवन इन द बजट? तो विजन फॉर लाइफ गिवन इन बजट क्या है भाई? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट टू सुप्रा मोमेंट ऑफ एनवायरमेंटली कॉन्शियस लाइफ स्टाइल, ठीक है ना, ऐसे याद रखो। आगे है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड फॉर। तो ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किसके लिए लॉन्च किया जाएगा? टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस के लिए किया जाएगा, है ना। आगे देखो पीएम प्रणाम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, पीएम प्रणाम स्कीम, ठीक है ना, किसके लिए लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, तो इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को जो आपका है इनको प्रमोट करने के लिए दिया जाएगा अल्टरनेट फर्टिलाइजर एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो देखो केमिकल फर्टिलाइजर को कम करिए आप, ठीक है ना, बायो फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करिए। इसके लिए कौन सा स्कीम है? ये पीएम प्रणाम, ठीक है। तो पीएम प्रणाम स्कीम याद रखो किसके लिए है? ये फर्टिलाइजर्स को कम करने के लिए। आप ज्यादा बायो फर्टिलाइजर पर ध्यान दो, केमिकल फर्टिलाइजर को कम कर दो। पीएम प्रणाम किसके लिए स्टैंड करता है? इसका फुल फॉर्म भी है। तो पी से प्रधानमंत्री प्रोग्राम, ठीक है, फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो देखो मदर अर्थ को क्या कर रहे हैं लोग? खराब कर रहे हैं ना, ज्यादा फर्टिलाइजर डालकर मिट्टी खराब हो जा रही, तो उसी के लिए ये पूरा है। क्या है? फिर से पढ़ लो एक बार। प्रोग्राम, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। आगे देखो हाउ मेनी न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लान टू बी एस्टेब्लिश्ड अंडर गोवर्धन स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट टू वेल्थ वाला कितना है? 500 ऐसे प्लांट जो है किए जाएंगे, ठीक है ना। तो नए प्लांट ऐसे 500 बनाए जाएंगे, कौन सा? गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत, ठीक। आगे देखो ये भी मिस्टी प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है। मिस्टी प्रोग्राम आपका मैंग्रोव प्लांटेशन से रिलेटेड है। और मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहां, किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज्यादा पाया जाते हैं ये वेस्ट बंगाल के अंदर मैंग्रोव पाया जाते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे आपका गुजरात है। तो ये मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए कौन सा? मिस्टी प्रोग्राम है। आगे देखो अमृत धरोहर टू बी इंप्लीमेंटेड ओवर नेक्स्ट 3 ईयर फॉर। तो देखो अमृत धरोहर ये है, किसके लिए है? ऑप्टिमल यूजेज ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड डे मनाते हैं ना, कब? 2 फरवरी को मनाते हैं। एक जगह है रामसार कन्वेंशन, ये किसके लिए किया गया था? वेटलैंड के लिए ही किया गया था। ये रामसार जगह ईरान में है। तो ये वेटलैंड के लिए कौन सा? ये है अमृत धरोहर, ठीक है ना। इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा अगले 3 सालों में। आगे देखो हाउ मच अमाउंट हैज एलोकेटेड फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कितना? तो 19,700 रुपया ये एलोकेट किया गया है। हाउ मेनी टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टारगेट हैज अनाउंस्ड इन द बजट। तो कितना करेंगे? तो 2030 तक एनुअल कितना हो जाना चाहिए? 5 MMT। 2030 तक कितना टारगेट है? 5 MMT का टारगेट है। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो कुछ तो बताओ, ठीक है। चलो आगे देखो व्हाट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है? अ ग्रांट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट दैट आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट नॉट फाइनेंशियल वायबल, ठीक है ना। देखो वायबिलिटी गैप का मतलब क्या होता है? जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे कोई भी इकोनॉमिक चीज एक्सप्लोर करने जाते हैं तो लोग ये देखते हैं ना, कितना पैसा लगाऊंगा मुझे कितना फायदा होगा, यही तो देखते हैं। लेकिन अगर किसी प्रोग्राम में आप जाते हो और पैसा ज्यादा लगता है, फायदा कम हो पाता है, मतलब घाटा हो जाता है, तो क्या पैसा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पर बहुत जरूरी होता है कुछ प्रोग्राम्स को चलाना, भले ही वो घाटे में हो, तो उसी के लिए क्या है? वायबिलिटी गैप फंडिंग। पूरा समझ लो, यही बात कही जा रही है, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, which project has been supported by the union budget 2023-24 with viability gap funding? तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विथ कैपेसिटी ऑफ 4000 MWH, तो इसको सपोर्ट किया गया है। ठीक, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी सेट अप ओवर नेक्स्ट 3 ईयर फॉर विच पर्पज? तो ये किसके लिए किया जाएगा भाई? 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स, तो किसके लिए? फैसिलिटेट 1 करोड़ फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है ना, तो बायो इनपुट रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे खाद गोबर से बनाना, फिर उसमें जो है केचुए का यूज करना, तो इस तरीके की चीजें है ना। आगे देखो, who have been termed as अमृत पीढ़ी इन द बजट? तो अमृत पीढ़ी किसको कहा गया भैया? यूथ को कहा गया अमृत पीढ़ी। अमृत काल चल रहा है, तो अमृत काल से क्या हो गया? अमृत पीढ़ी। आगे देखो, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम विल बी रोल्ड आउट टू सपोर्ट हाउ मेनी यूथ थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? तो नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत 47 लाख यूथ को अगले 3 साल में प्रॉफिट होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा, इनको फायदा होगा। आगे देखो, हाउ मेनी डेस्टिनेशन विल बी डेवलप्ड एज कंप्लीट पैकेज फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट? तो 50 डेस्टिनेशन, कितना? 50 डेस्टिनेशन को डेवलप किया जाएगा। आगे है, यूनिटी मॉल्स आर गोइंग टू सेटअप इन स्टेट कैपिटल्स फॉर विच पर्पज? यूनिटी मॉल्स किसके लिए होगा? तो फॉर प्रमोशन एंड सेल ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जीआई एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। तो देखो मेनली इसका काम ये है कि जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे या जीआई टैग है, उन सब का जो है एग्जीबिशन यहाँ पर होगा और यहाँ पर बेचा जाएगा। तो इसके लिए कौन सा है ये? यूनिटी मॉल्स। ठीक, याद रहेगा। चलो वेरी गुड। हाँ, अब मामला सही है। हाँ, क्रेडिट गारंटी स्कीम वाज लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन विच सेक्टर? तो क्रेडिट गारंटी स्कीम किसके लिए? एमएसएमईज के लिए है। ठीक है ना। व्हाट इज पर्पस ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम? तो कोलेट्रल फ्री गारंटीड क्रेडिट, कोलेट्रल फ्री गारंटीड क्रेडिट इसे दिया जाएगा। श्वेता हाय, सोमू हाय, अन्या हाय, खुशबू योजो, योजो हनी सिंह। चलो ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज महिला सम्मान बचत पत्र? महिला सम्मान बचत पत्र क्या है? वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर वीमेन फॉर 2 ईयर पीरियड अप टू मार्च 2025। ठीक है ना। तो महिला सम्मान बचत पत्र क्या है? स्मॉल सेविंग स्कीम है। ठीक है ना, 2 लाख तक का अगले 2 साल के लिए। व्हाट इज न्यू मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? तो नया मैक्सिमम डिपॉजिट कहां है? ₹30 लाख तक है ना, सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक, ये भी याद कर लो। अप टू विच एक्सटेंड द फिजिकल डिफिसिट हैज अलाउड फॉर स्टेट? तो पहले तो कम था, लेकिन अब स्टेट को 3.5% तक अलाउड किया गया। कारण यह है कि कोविड में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। ठीक है ना, इसलिए। फॉर विच प्रोजेक्ट 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स हैव प्रॉमिस्ड इन द यूनियन बजट? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगी सरकार। कौन सरकार? भारत सरकार। व्हाट इज न्यू रिबेट लिमिट फॉर पर्सनल इनकम टैक्स? अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पर्सनल इनकम टैक्स के लिए कितना? तो नो इनकम टैक्स फॉर पर्सन विथ इनकम अप टू 7 लाख, 7 लाख तक का है तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये नया है। लेकिन हाँ, एक चीज और इसमें याद रखना है कि इसमें आप कोई बेनिफिट नहीं ले सकते फिर सरकार से। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज हाईएस्ट सरचार्ज रेट इन पर्सनल इनकम टैक्स फॉर इनकम अबव ₹2 करोड़? कितना? 25%। ठीक है ना। चलो आगे देखो, व्हाट इज न्यू लिमिट फॉर टैक्स एग्जेम्पशन ऑन लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयड? तो 25 लाख तक का है टैक्स एग्जेम्पशन अभी का। आगे देखो, तो यहां पे कितना है? न्यू पेंशन, न्यू पर्सनल इनकम टैक्स रेजिम है ना,
कितने टैक्स स्लैब्स हैं? तो 5 टैक्स स्लैब्स हैं, इसमें याद रख लो, ये वाला है सब पूरा का पूरा। 3 लाख तक तो कुछ भी नहीं, 3 लाख से 6 लाख तो 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15, और 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 के ऊपर अगर कमाते हो तो 30% देना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो बहुत पैसा है। What would be maximum tax rate of person income tax possible under new regime? तो मैक्सिमम टैक्स कितना लगेगा भाई? 39% ही लगेगा, 30% इनकम टैक्स, और ज्यादा से ज्यादा 35% क्या लगेगा? सरचार्ज लगेगा। जो भाई ये किस पे लगेगा? जो 2 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं ना, उनको लगेगा, बाकी सबके लिए नहीं है ऐसा। ठीक है, चलो आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो 2020 के बाद जो है यहाँ पर प्रभावित करने वाले हैं देश को, तो कौन सा है? पेंडेमिक, ये इंड्यूस्ड कंस्ट्रक्शन, दूसरा रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसने, और इसने क्या किया? रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने ये क्या करेगा? ये आपके इन्फ्लेशन को यानी मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा। मुद्रास्फीति को बढ़ने का मतलब महंगाई को बढ़ाएगा। और एक उर्जित पटेल कमेटी बनी थी, उर्जित पटेल कमेटी इन्फ्लेशन से रिलेटेड थी, और उस कमेटी ने यह बात कही थी कि हमें जो इन्फ्लेशन है वो 4+-2 रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए ताकि ये 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रखे। देखिए एक बात और जान लो आप, जो इन्फ्लेशन होता है वो थोड़ा हो तो अच्छा होता है, अगर ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया यानी महंगाई ज्यादा हो गई तो खराब हो जाता है, वो नुकसान करता है। हाँ, अगर कोई कहे कि महंगाई एकदम खत्म कर दो, जीरो कर दो, तो वो भी नुकसानदायक होता है। क्यों? कारण ये, जैसे मान लो कि ये पेन है और ये आज जो है 20 रुपए में ये मिल रही है पेन, और आज से 2 साल के बाद भी 20 रुपए में ही अगर ये पेन मिल रही है, तो जो इसका मैन्युफैक्चरर होगा उसको तो यही दिखेगा ना कि मेरी आमदनी बढ़ी नहीं रही है बिल्कुल, है ना। तो ऐसे क्या होगा? तो फिर उसका इंटरेस्ट इसमें कम होने लगेगा। तो इसलिए एक थोड़ा सा इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, यानी कि ये 4+-2 वाला ये सही रहेगा। तो देखो रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से भी प्रभावित हो रहा है। और तीसरा जो कारण बनाया गया है, बताया गया है, सिंक्रोनाइज्ड पॉलिसी रेट हाइक्स बाय सेंट्रल बैंक टू कर्ब इन्फ्लेशन। तो बहुत जगहों पर जो सेंट्रल बैंक है देशों के, उन्होंने क्या किया है? ये आपके इंटरेस्ट जो है उसको हाइक किया है, बढ़ाया गया है, जिससे क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और जानते हैं आपकी मार्केट में अगर मनी सप्लाई कम है तो लोग, जो बाजार है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। तो ये कारण है। क्यों? देखो बार बार सेंट्रल बैंक ये इंटरेस्ट रेट हाइक करना, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाता है? ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके। ठीक है, चलो ये तो इकोनॉमिक सर्वे में 3 वो कारण बताए गए थे। इसके अलावा था कि विच चैलेंज टू द इंडियन इकोनॉमी हैव डिपिक्टेड बाय द सर्वे, जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 में, तो यहां पे कौन कौन से चैलेंज बताए गए थे? तो पहला डिप्रिसिएटिंग रुपीज, यानी रुपी की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। ठीक, इसके बाद वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या हो रहा है? वो भी आपका बढ़ रहा है। डेफिसिट क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है, ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। और लॉस ऑफ एक्सपोर्ट स्टिमुलस, तो भारत सरकार कई बार एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लोगों को कुछ पैकेज देती है, स्टिमुलस देती है, तो वो भी कम है। ठीक है, आगे देखो, इन व्यू ऑफ द अबव चैलेंजेस व्हाट हैज बीन प्रोजेक्टेड बाय द ग्लोबल एजेंसी। तो भारत के ग्लोबल एजेंसीज ने लगभग 6.5 से लेकर 7% तक जो है जीडीपी कहा है। और हमारे बजट में भी जीडीपी का जो माना गया कि कितना ग्रोथ करेगा इंडिया, तो 7% के हिसाब से ये माना गया है। ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे कौन से स्कीम थे जिन्होंने फूड सिक्योरिटी के लिए, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसने कहा कि भारत के 2 स्कीम जो हैं, जैसे पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण योजना, इन्होंने भारत में जो फूड सिक्योरिटी है इसको इंश्योर किया है। देखिए कोविड के समय में आपने देखा कि लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, घर में बैठने के लिए कहा गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये 2 प्रोग्राम थे, इन्होंने जो फूड सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। गुड आफ्टरनून अमन सिंह, हेलो। चंदन हेलो। एजुकेट इंडिया हेलो। सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए आगे इसमें और हमने बात किया था कि सोशल सेक्टर के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है ना, सेंट्रल और स्टेट का, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 26.6% और देखा जाए जीडीपी का 8.3%, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, आगे देखो इसमें, अब यहां से आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो, विच स्कीम हैव हेल्प्ड इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2 स्कीम थी, पीएम किसान और पीएम गरीब कल्याण योजना, है ना। आगे देखो,
हाउ विल इट इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी, कैसे इंडियन इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, तो पुश डाउन ग्लोबल कमोडिटी प्राइस एंड इंप्रूव इंडिया करंट। अब देखो एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ मिसिंग है ना, यहाँ पे जो भी लोगों ने ये बुक छापा यहाँ पे कुछ कुछ मिसिंग हो चुका है, बाकी ये तो देखा हमने। आगे देखो, हाँ, हाउ मेनी पीपुल हैव एग्जिस्टेड पॉवर्टी बिटवीन 2005-6 टू 1921, तो कितने लोग जो है पॉवर्टी से बाहर आ गए भारत के अंदर, तो ये 41.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं, ठीक है ना, तो ये बात याद रखो। आगे है, विच सेक्टर हैव इंप्रूव्ड ड्यू टू फोकस ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाता है ना, जो भी पिछड़े राज्य जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाता है और उन पर विशेष फोकस किया जाता है। तो इसमें कई सारे सेक्टर्स हैं जिसको फोकस करते हैं, कौन सा, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कौन कौन से हैं, हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बात आपको याद रखना। राय जुकाम हेलो, आइए आप लोग सब लोग जुड़िए और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। चलो आगे बात करते हैं, हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग, ये भी क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो कितने, 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कितने, 117। आगे देखो, व्हाट इज ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल क्या है, तो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है ना भाई, देखो तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, तो नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो ई श्रम पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन से होते हैं, देखो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स वो होते हैं जिनको सैलरी जिनकी फिक्स होती है कि आपको हर महीने इतना सैलरी मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट उनको होता है, साथ में उनका ईपीएफ वगैरह सब कटता रहता है, उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन से हो गए, जैसे कोई रेडी लगा रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, तो कोई जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है, तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। तो यहाँ पे जो ये आपका ई श्रम पोर्टल है किसके लिए है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। आगे है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर जुलाई सितंबर 2022 क्वार्टर, तो ये आपका है जुलाई सितंबर 2022 क्वार्टर के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा था, तो 7.2% रहा था, कितना रहा था, 7.2% रहा था, ठीक है। चलो अमन सिंह गुड आफ्टरनून, हाँ गुड आफ्टरनून अमन। आगे देखो, विच फैक्टर हैव हेल्प टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें बताना है कि इसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कौन सा फैक्टर जो है प्रभावित किया था, तो प्राइवेट कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो कहीं भी किसी भी देश के अंदर जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, तो वहां से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं ही हूं और मैंने 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए में, खैर आजकल तो बहुत कुछ कैपिटल नहीं होता, मान लो कि 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए में कोई एक फैक्ट्री डाली है ना, और अब फैक्ट्री डाली तो क्या है, वो एक कैपिटल है और उसमें बहुत सारे वर्कर काम करेंगे, तो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो यह जहां पर भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और साथ साथ में प्राइवेट कंजम्पशन, तो अगर कोई भी जैसे प्राइवेट प्लेयर में हूं, आप है, सभी लोग हैं, तो कंजम्पशन यानी ज्यादा ज्यादा चीजें अगर खरीदना शुरू करेंगे तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। और डिमांड, जैसे एक कंपनी के 10 प्रोडक्ट बिकते थे और उस 10 प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसने 5 इंप्लॉय रखे थे, तो अब अगर उसका डिमांड बढ़ रहा है, 20 प्रोडक्ट उसके बिक रहे हैं, तो अब उसको 10 इंप्लॉय रखने पड़ेंगे। तो यानी कि क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से भी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। आगे देखो, हाउ मेनी कोविड वैक्सीन डज हैव एडमिनिस्टर्ड ऑन कोविन प्लेटफॉर्म, तो कितना, देखो 2 बिलियन वैक्सीनेशन हुआ इंडिया के अंदर, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन है। और इस बात को बार बार हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी पूरी दुनिया को बताते हैं कि देखो हमने 2 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट किया है। और ये भी अच्छी बात थी कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ, किसको वैक्सीन पहले देना है, किसको उसके बाद देना है। और आप लोगों ने वैक्सीन लगाया होगा तो देखा होगा कि आप लोगों को भी बड़े आराम से वैक्सीन लग गए थे, ठीक है ना। चलो आगे इसमें बात करते हैं, व्हाट इज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर, तो कितना बढ़ा था, ये बात पूछा जा रहा है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 40.6% बढ़ा है। अब फाइनेंशियल ईयर कितना, 19 में। इसका कारण क्या है, कारण यह कि कोविड की वजह से क्या हुआ, कोविड की वजह से आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर, भाई इतनी सारी दवाइयां, बहुत सारी चीजें फ्री में देना
और वैक्सीन सबको लगवाना, तो क्या हुआ, फ्री में वैक्सीन लगाया गया ना, तो हेल्थ एक्सपेंडिचर सरकार का क्या हुआ, बढ़ा इसकी वजह से। चलो आगे हम इसमें बात करते हैं। हाँ, व्हाट इज शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 90, ठीक है ना, तो कितना था ये 48.2% क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। चलो आगे, हाउ मेनी पीपल हैड बेनिफिटेड बाय आयुष्मान भारत प्रोग्राम, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कितने लोग आयुष्मान भारत प्रोग्राम से को फायदा मिला, ठीक है ना, तो लगभग 22 करोड़ लोगों को इस आयुष्मान भारत प्रोग्राम से फायदा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाट इज आभा कार्ड, ठीक है ना, आभा कार्ड क्या है, तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट डिजिटल हेल्थ आईडी, आभा कार्ड क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड है, हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है ना, ये याद रखो आप। आगे व्हाट इज, ये दोनों चीज याद रखना है ना, आभा और व्हाट इज ई श्रमजीवनी, ई संजीवनी, श्रमजीवनी नहीं, ई संजीवनी, ये क्या है, तो नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है ना, ई संजीवनी क्या है, नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस है, ये याद रखो। ऐसे ही देखो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक लाइन का होगा जो कि आपको इकोनॉमिक सर्वे से बनता है, तो आपको याद होना चाहिए। आगे है व्हाट इज स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम क्या है, ये भी एक स्कीम है, तो क्या है, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन रूरल लैंड मैनेजमेंट, तो जानते हो ना रूरल लैंड में बहुत सारे, कई बार लोग देखो आज कल चर्चा चलता रहता है अतीक ने किसके किसके जमीन पर कब्जा किया, क्या क्या कर लिया, ठीक है, तो यहां पर अगर एक रिकॉर्ड अच्छे तरीके से रखा जाए, डिजिटल रिकॉर्ड लैंड का रहे, तो फिर उसमें कोई भी धांधली कर पाना बहुत मुश्किल है। तो जो रूरल एरिया है वहां पे लैंड का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा स्कीम था, स्वामित्व स्कीम, ये भी याद रखो, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है देश को, ठीक। चलो श्वेता सिंह, गुड आफ्टरनून श्वेता, आइए, बढ़िया स्वागत है आपका। व्हाट आर सोशल एस्पेक्ट ऑफ द विजन ऑफ अमृतकाल, अमृतकाल जो विजन, इसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, तो क्या है, बेटर इक्विप्ड स्कूल्स, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, तो कई सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। इसका सोशल एस्पेक्ट ये अमृतकाल का क्या क्या है, विजन क्या है वो देखिए क्या है, बेटर इक्विप्ड स्कूल, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, है ना। देखो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट तो बहुत है इंडिया के अंदर, ठीक, इनफॉर्मल यानी कि कोई कुछ कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है कुछ, लेकिन क्या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ाना है इसमें। फिर एम्पावर्ड वीमेन, वीमेन को एम्पावर करना, एक्सेस टू बेसिक एमेनिटीज जैसे कि सैनिटेशन, आगे है ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, यही तो आपके बेसिक एमेनिटीज है, कौन कौन सा, ये सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है ना, तो ये सारी बातें। चलो ये क्या है, आपका विजन है किसका, अमृतकाल का। आगे देखिए, व्हाट आर द की यूजेज ऑफ आधार इन डेली लाइफ, तो डेली लाइफ में आधार का क्या क्या की यूजेज है। अब ये किसने बताया, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया, इस वजह से इनको याद रखो कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आधार कार्ड का की यूजेस क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो क्या है, ये डीबीटी है ना, इसके बाद आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है ना, इसके बाद जैम ट्रिनिटी के बारे में आपने खूब सुना होगा, जैम ट्रिनिटी है। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ये भी आधार से लिंक्ड होता है। पीएम किसान सम्मान आप जानते हैं, जिसमें किसानों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो वो भी इसी संबंधित है। और कोविन फेस ऑथेंटिकेशन, ये भी किससे संबंधित है, कर दिया गया है, आधार से कर दिया गया है, ये याद रखो, इतनी चीजें हैं। आगे है, व्हाट वर द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन 2020 एंड 21, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना रहा है, तो रूरल प्लस अर्बन टोटल इनका रहा है 41.6%, रूरल में रहा है 42.7%। चलो ठीक है, इतना याद रहे तो भी काम हो जाएगा। टोटली हमको उम्मीद है कि ये टोटल ही पूछा जाएगा कि आपका लेबर पार्टिसिपेशन कितना रहा है, तो 41.6% रहा है 20 और 21 के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ई संजीवनी हो गया, डीबीटी हो गया, कोविन हो गया। देखो यहाँ पे रूरल पार्टिसिपेंट 41.6 है, फिर आपका रूरल में रूरल प्लस अर्बन 41.6 है, रूरल 42.7 है और अर्बन 38.9। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनाना हो कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया में ज्यादा है रूरल एरिया से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसका ज्यादा है,
रूरल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है अर्बन से, ठीक, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। आगे है व्हाट वर मेल LFPR ड्यूरिंग 2021, ठीक है ना। तो मेल इनका पार्टिसिपेशन तो 57.5% रहा है, रूरल में कितना रहा है 51.1 और अर्बन में रहा है 58.4%। फीमेल का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में कितना रहा है, तो यहां पर देखो रूरल में ज्यादा रहा है फीमेल का पार्टिसिपेशन, है ना। अर्बन में फीमेल का पार्टिसिपेशन देखो तो कम रहा है, यहां देखो दिख रहा है। तो यहां पर मेल का अर्बन में ज्यादा है पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में, जबकि फीमेल का रूरल में ज्यादा है पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में। ये चीज याद रखो आप, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। What percent of total workforce were self-employed during 2020 and 21? तो 56% टोटल वर्कफोर्स में 56% सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है ना। अन्य हेलो एजुकेट इंडिया नाइस सेशन, हाँ सर जी नाइस सेशन, आ जाओ पढ़ो लो, ठीक है। तो क्या हो गया टोटल वर्कफोर्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड है कितना है 56%। देखो तो यानी कि कहीं और एम्प्लॉयमेंट कितने लोग 44% को ही मिल रहा है, बाकी कितना 56 तो खुद ही एम्प्लॉयड हो है। आगे देखो व्हाट वाज द परसेंट ऑफ रेगुलर वेज सैलरीड एम्प्लॉयज इन टोटल वर्कफोर्स ड्यूरिंग 2021, तो 21% रहा है, ठीक है ना। आगे है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ कैजुअल लेबर, तो 23% जो है कैजुअल लेबर रहा है। चलो आगे देखें इसमें, आगे है व्हेन वाज सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बहुत पहले लॉन्च हुआ है लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात हुई है, तो बताना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट हुआ है, तो ये 1992 में स्टार्ट हुआ है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैव ग्रेटर शेयर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट, तो टोटल एम्प्लॉयमेंट में ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई और अक्सर गलती हो जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके बाद एजुकेशन सेक्टर है, फिर आईटी और बीपीओ सेक्टर है और इसके बाद हेल्थ सेक्टर है। तो ठीक है देख लो यार, तो ग्रेटर शेयर किसका मैन्युफैक्चरिंग का, फिर इसके बाद एजुकेशन का, फिर आईटी बीपीओ का और इसके बाद हेल्थ का है, तो ये आपका शेयर हो गया। चलो एक बार फिर से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं बार बार, लिख लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। शेयर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा, फिर एजुकेशन का, फिर आईटी और बीपीओ का और इसके बाद हेल्थ सेक्टर का ये है। चलो आगे, अंडर ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विच इंडस्ट्री हैव ग्रेटर शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो अब देखो अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा, तो अब ये ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा कौन सा वाला है ना। तो इसमें फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री सबसे ऊपर कौन है, फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ये सबसे ज्यादा क्या देता है एम्प्लॉयमेंट देता है। उसके बाद वियरिंग इन एप्रेल्स यानी कि जो आप कपड़े वगैरह बनाते हैं, और फिर इसका बेसिक मेटल्स, तो ये तीनों याद रखिए। तो फूड वाला सबसे ज्यादा है, फिर वियरिंग एपेरेल्स और इसके बाद बेसिक मेटल्स। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है, देखो ऐसे इंपॉर्टेंट है ये सब। बाकी तो दुनिया भर का जो आप पढ़ते हो करंट अफेयर वो सब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जिसपे मैं बता रहा हूं ना उस पर ध्यान दो क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। आगे देखो विच स्टेट हैव लार्जर नंबर ऑफ पर्संस इंगेज्ड इन फैक्ट्रीज, अब ये देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन बना है ना, कि बताइए किस राज्य में जो ज्यादा लोग फैक्ट्रीज में इंगेज्ड हैं, तो कहां पर है, यहाँ पर तमिलनाडु में है पहले नंबर पे, फिर गुजरात में है, फिर महाराष्ट्र में और फिर उत्तर प्रदेश में है। ज्यादातर लोग पहले सोचेंगे या तो गुजरात या महाराष्ट्र में होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ हो जाता है। कौन है सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर चौथे नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखो व्हेन वाज नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, तो ये नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, जुलाई 2015 में किया गया था, ये भी याद रखो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया है इस वजह से इंपॉर्टेंट है। क्या है, नेशनल कैरियर सर्विस जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। चलो आगे देखो इसमें, व्हाट हैव स्कूल ड्रॉप आउट रेट फॉर 21-22, तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट कितना था 21-22 में, तो प्राइमरी लेवल पे 1.5%, अपर प्राइमरी पे 3% और सेकेंडरी लेवल पे 12.6%। ऐसे ही आंकड़े हैं।
तो स्कूल ड्रॉप आउट प्राइमरी लेवल पर कितना था, 1.5%, अपर प्राइमरी पे 3.0% और सेकेंडरी लेवल पे 12.6%। आगे देखो, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री। तो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएम श्री किसके लिए है, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब इसके बारे में देखो, ये लॉन्च ऑन 7 सितंबर 2022, 7 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, और 14,500 पीएम श्री स्कूल ओवर द पीरियड ऑफ 23 से 27। तो 2023 से 27 के बीच में कितने पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे, तो 14,500 पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देखो, व्हाट इज प्रोजेक्ट बलवतिका लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022 उन 49 केंद्रीय विद्यालय। तो अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर स्टूडेंट इन एज ग्रुप ऑफ 3+, 4+ एंड 5+ ईयर्स। तो ये है बाल वाटिका, बलवतिका नहीं, क्या है वो, बाल वाटिका। अंग्रेजी में पढ़ने में ना हिंदी वाला अलग चीज हो जाता है, ठीक है। तो क्या है बाल वाटिका, किसके लिए है, अक्टूबर में 2022 में लॉन्च किया गया था, केंद्रीय विद्यालयों में 3+, 4+ एंड 5+ ईयर्स वालों के लिए ये है। आगे देखो, व्हाट इज प्रशस्त, प्रशस्त क्या है, स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। प्रशस्त क्या है, ये स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप है ना, फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जिनके है उनके मदद के लिए क्या है, प्रशस्त है। प्रशस्त किसके लिए स्टैंड करता है, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल है ना। क्या है, प्रशस्त किसके लिए है, प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल है। व्हाट इज नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एंड सीआरएफ। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेशन क्रेडिट अर्न्ड थ्रू स्कूल, हायर, वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, ये क्या है, ये फ्रेमवर्क अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है। इसके अंदर क्या क्या होगा, तो जो भी क्रेडिट अर्न किया जाएगा स्कूल में, हायर स्कूल के और ऊपर वाले क्लास में, वोकेशनल में और स्किल एजुकेशन में, इनको सबको एक साथ में रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है साथियों। आगे देखो, इन हाउ मेनी स्टेट स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट स्टार्स। क्या है, स्टार्स। अब स्टार्स का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो स्टार्स प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो बताओ कितने स्टेट में है, तो ये सारे स्टेट है, कौन कौन से, 6 स्टेट। कितने स्टेट में स्टार्स किया जा रहा है, तो 6 राज्यों में किया जा रहा है। कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और ओडिशा एंड केरला। तो इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, स्टार्स में उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है क्या, उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई पड़। कौन कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरला है, ठीक। आगे बढ़ जाओ, चलो। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। तो इसका जो स्टार्स का स्कीम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्वालिटी इंप्रूव करो, है ना, और जो गवर्नेंस है स्कूल एजुकेशन का उसको इंप्रूव करो, ये स्टार का क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है। आगे देखो, अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत यूपी में हुआ है ना। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहां पर हुआ है, ये वाराणसी में हुआ है ना, ये याद रखो, वाराणसी बनारस के अंदर। आगे है, द संगम वाज द समागम वाज कंसर्न विथ विच लेवल ऑफ एजुकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन के लिए ये संगम है ना। यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है अखिल भारतीय शिक्षा संगम, किसके लिए है, ये हायर एजुकेशन के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, व्हाट इज शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन उत्तर प्रदेश। तो भाई आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है टोटल, वो उत्तर प्रदेश में कितना शेयर इसका, 71.3% है। यहीं से रट्टा मारो, जिंदाबाद, कुछ और सोचना क्या, रट डालो कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उत्तर प्रदेश में कितना है, 71.3% है। आगे देखो, व्हाट इज शेयर ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन उत्तर प्रदेश। तो भाई गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर उत्तर प्रदेश में कितना है, जितना भी हेल्थ एक्सपेंडिचर होगा उसका 24.8%। ये केवल एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि पूरे बजट का इतना
है, ठीक है ना, पूरे बजट का नहीं, केवल हेल्थ सेक्टर वाला का है। विच स्टेट हैव हाईएस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड लोवेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर? तो देखो भाई, उत्तर प्रदेश क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है 71.6%, और इसका शेयर जो है वो सबसे कम है 24% के आसपास। अभी देखो यहाँ देखो कितना 24.8%, और इसका 71.3%, तो उत्तर प्रदेश ही है। आगे देखो, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड विद, सब जानते हैं ना, इम्यूनाइजेशन से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। इसके बाद है नेशनल डी वार्मिंग डे। नेशनल डी वार्मिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन 10 फरवरी से और 10 अगस्त, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो कि डी वार्मिंग डे 10 फरवरी और 10 अगस्त को, ठीक है। तो नेशनल डी वार्मिंग डे किससे रिलेटेड है? तो इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन, तो लोगों को कई सारे वर्म एक्चुअली कहा जाए तो एक्चुअली अंग्रेजी है, ठीक है, तो वर्म कह लो वैसे आप। तो नेशनल डी वार्मिंग डे आप जैसे भी पढ़ना हो। तो देखो कई सारे कीड़े मकोड़े पेट के अंदर पाए जाते हैं ना, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो उनका जो इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए ये आपका ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन पीएसए प्लांट? ये प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन यानी पीएसए प्लांट ये क्या होते हैं? तो ये ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है। क्या है? ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है। तो इस तरीके से देखो इकोनॉमिक सर्वे में कहां से क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीजें इसमें दी गई है, ठीक है। चलो, व्हाट इज डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इन कंट्री? तो डॉक्टर और देश की पॉपुलेशन क्या रेशियो कितना है? तो 1.834 है, यानी 834 लोगों पर एक डॉक्टर देश के अंदर है, ठीक है ना। आगे देखो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है ना, हैज ऑफर्ड बाय, तो किसके, वय वंदना योजना किसके द्वारा ऑफर्ड किया जा रहा है? तो एलआईसी के द्वारा किया जा रहा है। इसका बेनिफिशियरी वय वंदना है ना, तो बड़े लोग, सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल उम्र या इससे अधिक हो, ठीक है ना, एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन फॉर 10 ईयर्स इनको दिया जाएगा, इसके लिए है ये, यानी 60 साल से ऊपर के एज वालों को, और फिर क्या होगा, इसमें मिनिमम 10 साल के लिए इनको पेंशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस एज ग्रुप के लिए अवेलेबल था? तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, हो सकता है फिर भी पूछ लिया जाए। तो 18 से 50 वर्ष के लिए जीवन ज्योति बीमा योजना था, ठीक है ना। आगे देखो, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ पीएम जीवन ज्योति योजना? तो क्या करता है, 2 लाख का कवर देता है ना, डेथ के लिए जीवन ज्योति अगर अचानक से हो जाता है तो उसके लिए 2 लाख का ये कवर देता है। आगे, सुरक्षा बीमा योजना, ये कितने था, 18 से 70 था। देखो जीवन ज्योति कितने था, 18 से 50 तक के लिए था, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा योजना 18 से 70 के लिए है। अब इसमें भी बेनिफिट कितना है, 2 लाख का है ना। अब डिपेंड करता है कि कैसी डिसेबिलिटी है, अगर पार्शियल है तो 1 लाख और परमानेंट है तो 2 लाख, एक हाथ चले गए तो 1 लाख, 2 हाथ चले गए तो 2 लाख, इस तरीके का कुछ चीजें हैं इसमें, ठीक है। व्हाट इज प्रीमियम ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो ₹20 आपको हर साल देना है ना। तो ठीक है, तो हर साल 20 रुपया दीजिए और प्रधानमंत्री आपका सुरक्षा बीमा योजना आप ले सकते हैं। आगे देखो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना? तो ये क्या है, श्रम योगी मानधन योजना क्या है? अ वॉलंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जानते हो ना श्रम, ये योजना है कैसा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो क्या है ये, इसमें पेंशन स्कीम है। आगे चलो, अब इसके लिए श्रम योगी मानधन योजना के लिए कौन एलिजिबल है? तो 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं। कौन है? 18 से 40 साल की उम्र लोग हैं जिनका मंथली इनकम कम से 15,000 से कम हो, है ना, 15,000 से कम या 15,000 हो तो वो लोग ये स्कीम ले सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में ये ईपीएफओ और ये सब जो भी है, जहां से गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, इनसे इनका कोई लिंक न हो, वहां उनको मिलेगा। आगे देखो, पीएम स्वनिधि स्कीम हैज लॉन्च्ड इन 2022 फॉर, ये पीएम स्वनिधि स्कीम 2022 में लॉन्च किया गया था, किसके लिए? तो ये टू एम्पावर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किया गया था। तो पीएम स्वनिधि जो था किसके लिए था? स्ट्रीट वेंडर्स को एम्पावर करने के लिए था। आगे देखो,
व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन अमृत सरोवर लॉन्च्ड ऑन 24 अप्रैल 2022? तो ये मिशन अमृत सरोवर का ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपिंग एंड रिजुवेनाइजिंग 75 वाटर बॉडी इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री। तो याद रखिए, अमृत सरोवर क्या करना था? हर जिले में 75 जो भी वाटर बॉडीज थे उनको रिजुवेनेट करना, यानी फिर से पुनर्स्थापित करना, ये लक्ष्य बनाया गया था। आगे है, व्हाट इज शेयर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर? ठीक है ना, तो जीडीपी का कितना था? 2.1% है हेल्थ शेयर में, हेल्थ केयर में जो आपका एक्सपेंडिचर है बजट का। तो बताया था ना कि बजट में एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है, कितना है? 2.1% है। अगला है, व्हाट वाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2021? तो 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। नेक्स्ट है, व्हाट इज शेयर ऑफ इंडिया इन द क्यूमुलेटिव ग्लोबल इमिशन फॉर द पीरियड ऑफ 1850 से 2019 के बीच में क्यूमुलेटिव ग्लोबल इमिशन कितना था? तो ओनली 4% रहा है, तो भारत का काफी कम रहा है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं इसमें। क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अब ये क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट से संबंधित आपके इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें थी वो देखते हैं। तो देखो, इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द नेट जीरो प्लेज। तो भारत ने नेट जीरो कर देना है, यानी कि जितना इमिशन कर रहा है उतना ही भारत के अंदर ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि नेट इमिशन न रहे कुछ। कब तक करना है ये? तो 2070 तक करना है। ठीक है, ये भारत का टारगेट है, तो याद रखो 2070 तक नेट जीरो टारगेट है। आगे, how much target of installed electricity capacity from non-fossil fuel has achieved by India ahead of 2030? तो ये बताओ, ये कितना अचीव करना है? तो कितना? 40%, है ना। 2030 तक भारत के अंदर नॉन फॉसिल्स का टोटल कितना होगा? 40% होगा। Which target has set up by India to reduce the emission intensity of its GDP by 2030? तो 45% करने का कहा है। ठीक है ना, कि यानी कितना रिड्यूस करेंगे? जो 2005 के लेवल का था उससे 45% क्या करना है? आपका रिड्यूस करना है। जो भी इमिशन आपका कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की बात हो रही है, जितना इमिशन होता था उसका 45% कम करना है। अप टू विच ईयर इंडिया विल हैव टू अचीव अबाउट 50% क्यूमुलेटिव पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिसोर्सेज? तो देखो भाई, 2030 तक ये है टारगेट। ठीक है ना, चलो आगे। हाउ मच सोलर पावर कैपेसिटी हैज इंस्टॉल्ड अंडर नेशनल सोलर मिशन बाय अक्टूबर 20? तो ये कितना? 61.6 गीगावाट का जो है पावर कैपेसिटी, जो सोलर पावर कैपेसिटी वो इंस्टॉल कर लिया गया था अक्टूबर 2022 तक। ठीक है ना, 61.6 गीगावाट। आगे है, विच आर क्रिटिकल मिनरल्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज एंड हार्नेसिंग सोलर पावर एंड विंड एनर्जी? तो इसके लिए क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं? तो है कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, निकल और रेयर अर्थ मेटल्स तो हैं। ठीक है ना, तो ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, व्हाट इज पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन इन इंडिया? ये इंपॉर्टेंट है। तो पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन कितना है? 11 किलो। तो सोचो यार, हर व्यक्ति अगर देखा जाए तो 11 किलो ये जो आपका प्लास्टिक बैग जो है यूज कर रहा है। भाई कितना ज्यादा हो गया है ना, हमें पता भी नहीं चलता है। और 11 किलो देखा जाए तो हमारे आपका जो वेट होगा उसका 6, 7, 8 जो भी हो, मतलब उतना टाइम्स कम है केवल, यानी 7-8 साल में आप अपने वेट के बराबर प्लास्टिक बैग यूज कर जाते हैं। आगे देखो, ई वेस्ट रूल 2022 इफेक्टिव फ्रॉम? तो ये ई वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा? 1 अप्रैल 2023 से हो जाएगा, यानी कि अब ये ई वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल है ये इफेक्टिव हो चुका है। ठीक है साथियों, आगे देखो, अब हमें एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक सर्वे में है वो देखते हैं। What has the average annual growth rate of the Indian agriculture sector during last 6 years? तो एग्रीकल्चर का लास्ट 6 ईयर में ग्रोथ कितना रहा है? तो 4.6%। ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ लास्ट 6 ईयर में कितना रहा? 4.6%। बार बार कह रहा हूं, इसको रट्टा मार लेना। ठीक, आगे है, when was the किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम
लॉन्च इंट्रोड्यूस, तो 1998 में ये केसीसी जो है किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए बढ़िया हो गया। आगे देखो, विच ईयर हैज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। आगे है, व्हाट इज शेयर ऑफ इंडिया ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, तो भारत जो है क्या करता है, पूरे दुनिया का 20% मिलेट्स उगाता है, और एशिया का अगर कहा जाए तो 80% मिलेट्स भारत के अंदर उगाया जाता है। ठीक है साथियों, आगे देखो, इन इंडिया मिलेट्स आर प्राइमरी खरीफ क्रॉप, मिलेट्स कैसा क्रॉप है, मुख्यतः यह खरीफ क्रॉप है, ये याद रखो, मिलेट्स कैसा है, खरीफ की फसल है। रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क एग एंड मीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, तो मिल्क में क्या है, पहले नंबर पर है भारत, मिल्क प्रोडक्शन में पहले, एग प्रोडक्शन में तीसरा, और मीट प्रोडक्शन में 8वें स्थान पर है, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है ना। तो मिल्क में पहला, एग में तीसरा और मीट में 8वां है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्यादा कहां पर है, तो देखो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश में है ना। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे ज्यादा कहां पर है, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और उसके बाद कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, याद रख लो, सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी कहां पर है, मल्टी स्टेट, महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश। आगे देखो, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वर अप्रूव्ड अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इन 35 स्टेट, तो 713 डिस्ट्रिक्ट थी, है ना। चलो, और प्रोडक्ट कितने, 137 यूनिक प्रोडक्ट्स, ठीक, कितने डिस्ट्रिक्ट, 713, और यूनिक प्रोडक्ट कितने, 137। आगे देखो, हाउ मेनी पीपुल हैव बीन कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो ये एक चीज ये भी याद रखो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था, 2013 में, और कितने लोग कवर्ड हैं इस समय, तो 80 करोड़ लोग इसमें कवर्ड हैं। चलो बहुत अच्छा हो गया। अब जरा सर्विसेज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इसको देखते हैं, तो हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है उसके बारे में चर्चा होगी। व्हाट वाज शेयर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट इन 2021, तो 4% है, तो जो भी हमारा जो एक्सपोर्ट होता है, वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट जो करता है दुनिया में भर में होता है, उसका 2021 में 4% भारत ने किया है एक्सपोर्ट, ठीक है। आगे देखो, इन विच ईयर इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो, तो 2022 में 84.8 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो पूछा जाए कि 2022 में कितना एफडीआई आया, तो कितना, 84.8 बिलियन यूएस डॉलर ये आपका एफडीआई आया है, और अभी तक का सबसे ज्यादा आया है, ठीक। आगे, हाउ मच एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन द सर्विस सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर में कितना, 7.1 बिलियन यूएस डॉलर आया है। अगला है, व्हाट इज द एफडीआई सीलिंग इन इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी में एफडीआई कितना आ सकता है, तो 74% ये सीलिंग है, यानी 74% से ज्यादा एफडीआई आपके इसमें नहीं होगा। आगे है, हाउ मच एफडीआई हैज अलाउड बाय द गवर्नमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट से कितना आएगा, 20% आएगा, है ना, अपने ऑटोमेटिक 20%। आगे, करेंटली इंडिया इंश्योरेंस मार्केट इज द 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बाय विच ईयर इट विल बिकम 6th लार्जेस्ट, तो 2000 अभी कितने नंबर पे है इंश्योरेंस मार्केट, 10वें नंबर पे है, और 2032 तक किस नंबर पे आ जाएगा, 6th प्लेस पर आ जाएगा इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2032 तक किस प्लेस पे आ जाएगा, या 6th प्लेस पे कब तक आ जाएगा, तो 2032 तक। माइस इवेंट क्या था, तो ये इसका फुल फॉर्म है मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, तो माइस इवेंट का फुल फॉर्म क्या है, मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशन। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च निधि एंड साथी स्कीम, तो निधि और साथी, तो ऐसे याद रखो, निधि साथी, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है ना। चलो आगे है, नेशनल इंटीग्रेशन डेटाबेस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसको क्या बोलेंगे, निधि, है ना, इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और फिर आपका ये जो आपका साथी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर असेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो ये दोनों, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या करता है, हॉस्पिटैलिटी तो देता है,
तो निधि और साथ ही किससे, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे आगे है, विच कंट्री हैज लार्जेस्ट शेयर इन इंडियाज आईटी बीपीएम एक्सपोर्ट। तो आईटी और बीपीएम एक्सपोर्ट में भारत का सबसे बड़ा शेयर किस देश का है, तो यूएसए का है। कितना है, 62% है, ठीक है ना। तो भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता है 62% कहां करता है, यूएसए में एक्सपोर्ट करता है। आगे देखो, व्हाट इज शेयर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज इन द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट इन 2022। तो ई कॉमर्स मार्केट में भारत में जो आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज है 45 से 50% के बीच में है। आगे देखो इसको, अब कुछ जो है एक्सटर्नल सेक्टर्स हैं, इनमें क्या क्या चल रहा है ये जरा देख लेते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर में क्या है, व्हाट इज द शेयर ऑफ ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ इंडियन जीडीपी, ठीक है ना। तो इंडियन जीडीपी का आपका ट्रेड कितना परसेंट है, तो 46% है 2021, और 2022 फर्स्ट हाफ में 50, लेकिन 46 याद रखो, 2021 में कितना था, 46 था। आगे है, विच कंट्री आर टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा है, यूएसए, यूएई और नीदरलैंड। देख लो भाई, है ना। तो अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 तक जो एक्सपोर्ट किया टॉप डेस्टिनेशन में यूएसए, यूएई और नीदरलैंड रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इसके बाद इंपोर्ट में कौन रहा है, तो चाइना, यूएई और यूएसए। इधर देखो, यहां पर जो दिखाई पड़ रहा है ना, इसको उलट दो दोनों को, और चाइना को पहले नंबर पे रख दो। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से, चाइना से, फिर कहां से, यूएई, और इसके बाद कहां से, यूएसए से। ऐसे याद रखो आप। इसके बाद, हाउ मच इंडियन रुपीज हैज डिप्रेशिएटेड अगेंस्ट यूए डॉलर ड्यूरिंग अप्रैल से दिसंबर 2022। तो 8.3% इंडियन डॉलर क्या, इंडियन रुपीज डिप्रेशिएट किया था, बताया था ना। डिप्रेशिएटिंग जो आपका इंडियन रुपीज है, ये एक कंसर्न है, चैलेंज है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। हाउ मच एक्सटर्नल डेट इंडिया हैज। तो इंडिया के ऊपर कितना एक्सटर्नल डेट है, तो 610.5 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सटर्नल डेट है इंडिया के ऊपर, यानी उधारी है। व्हाट इज एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी के रेशियो के हिसाब से 19.2% है। कितना है, 19.2% है। आगे देखो, व्हाट इज शेयर ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन इंडिया टोटल एक्सटर्नल डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना शेयर है इसका टोटल डेट में, तो 78.4% है ना। देखो यहाँ पे जीडीपी और डेट रेशियो दिया है 19.2%। अब टोटल डेट में लॉन्ग टर्म कितना है, तो 78.4% है, ये याद रखो। हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया। तो भाई दिसंबर 2022 तक 562.7 बिलियन यूएस डॉलर का आपका फॉरेन एक्सचेंज भारत के पास पड़ा था। व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। तो खास करके यूएस डॉलर में फॉरेन एक्सचेंज किस नंबर पे है, 6 नंबर पे, 6वें नंबर पर है, ठीक है ना। किस नंबर पे, 6 नंबर पे भारत के पास ये है फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है। चलो अब देखते हैं फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, देखते हैं इसमें क्या है। Which is the apex body of appraisal of public-private partnership project in the central sector। तो ट्रिपल पी अप्रेजल कमिटी है, ये एपेक्स बॉडी है। ये जो आपका ट्रिपल पी अप्रेजल कमिटी है, ये किसके द्वारा चेयर्ड किया जाता है, तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किया, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, याद रखो। बाकी ठीक है, चलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आगे तो ठीक है, चलो हो गया इसमें कोई। हाँ ये देख लो आप, हाउ मच इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हैज प्रोजेक्टेड अंडर एनआईपी, है ना, यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसके अंतर्गत कितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो 111 लाख करोड़ का होगा। कितना, 111 लाख करोड़ का होगा, बस यही है इसमें। आगे देखते हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन has announced in August 2021 on which principles। तो एसेट क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन, इसके प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है, याद रहे तो भी कोई बात नहीं है। तो लॉजिस्टिक का कॉस्ट जो है इंडिया के जीडीपी के हिसाब से कितना है, 14 से 18% है। आप जीडीपी का लॉजिस्टिक का कॉस्ट पड़ता है, ठीक है।
और जो आपका ग्लोबल बेंचमार्क है वो काफी कम है, तो यहाँ पे भारत को ग्लोबल बेंचमार्क तक आना है। Which initiative have launched by the government of India to improve the logistic ecosystem? तो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम से कौन कौन से रिलेटेड है? तो उड़ान है, भारतमाला है, सागरमाला है, पर्वतमाला है, स्विफ्ट है, आइस गेट है। तो ये सबसे क्या होगा? कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो लॉजिस्टिक फैसिलिटीज भी क्या होंगी? वो बढ़ जाएंगी। आगे देखो, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी वाज लॉन्च्ड ऑन सितंबर 2022 फॉर, क्या करना है? ये इंटीग्रेटेड ऑल एफर्ट्स बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, ये आपका पॉलिसी सबके द्वारा किया जाएगा। और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, है ना, कॉस्ट को। कब तक? 2030 तक ये कॉस्ट को रिड्यूस करने का टारगेट है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे है लीड्स 2022 हैज प्लेस्ड विच स्टेट एट द टॉप 3 स्पोर्ट्स अंडर अचीव कैटेगरीज। लीड्स कौन सा? उत्तर प्रदेश है और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर। चलो ये भी याद कर लेना है। अब ये लास्ट पेज है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का। हाँ, विच आर द टॉप 3 फास्ट मूवर्स स्टेट इन लीड्स। फास्ट मूवर्स स्टेट सबसे ज्यादा लीड पर में कौन है? तो केरला है, सिक्किम है, और स्पोर्ट में कौन है? उत्तर प्रदेश और फिर तमिलनाडु। ये फास्ट मूवर्स में कौन है? केरला है, सिक्किम है और फिर मध्य प्रदेश है। इसके बाद लीड्स में ही 3 एस्पायर्स स्टेट कौन कौन से हैं? एस्पायर्स स्टेट्स में है गोवा, बिहार और छत्तीसगढ़ है। लीड में एस्पायर्स स्टेट गोवा, बिहार और छत्तीसगढ़ है। व्हाट डू यू मीन बाय पीएम गति शक्ति? तो पीएम गति शक्ति क्या करेगा? ये एक मास्टर प्लान है जिसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारे मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये गति शक्ति क्या? यानी आपको स्पीड से, मतलब जल्दी से कोई कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जा सके उसके लिए, ठीक है ना। अब भारत के अंदर टोटल नेविगेबल लेंथ ऑफ वाटरवेज कितना है? तो 14,850। याद है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये नीचे वाला याद रहे, विच स्टेट एट हायर नेविगेबल लेंथ ऑफ वाटरवेज। किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो वो है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा, फिर आसाम में और फिर केरला में, है ना। तो वाटरवेज का लेंथ सबसे ज्यादा कहां पर है? वेस्ट बंगाल, फिर कहां पर है? आसाम और फिर केरला में है। अब ये पूछा जा रहा है व्हाट इज टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया। तो कितना है? 482.2 गीगावाट है पावर टोटल इंस्टॉल्ड, यानी हर तरीके से मिला जुला दिया जाए तो कितना है टोटल? 482.2 गीगावाट है। और उसमें शेयर किसका किसका है? तो थर्मल का सबसे ज्यादा है, कितना? 49.1% है। रिन्यूएबल एनर्जी का कितना है? 27.5% है। और हाइड्रो पावर का कितना है? 11.7% है। ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। तो थर्मल का सबसे ज्यादा 59.1% यानी 59.1%, रिन्यूएबल एनर्जी का 27.5% और हाइड्रो पावर का 11.7%। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे यहाँ पर आपको दिखा दिया। इसको कम से कम ये वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखना, क्योंकि कुछ चीजें आपको मेमोराइज रहेंगी, वो जाकर एग्जाम में आप करके आएंगे।